हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, हम लोग यूपीपीएससी आरओए आरओरी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और आज जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाए अध्याय द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को सॉल्व किया जाएगा। ये आपका टेस्ट नंबर 5 है जो इस समय अध्याय में चल रहा है। उसी के अंतर्गत जो टेस्ट प्रकाशित हो रहा है उसे यहाँ पे कराया जा रहा है और इसके अंतर्गत हम लोग सामान्य अध्ययन वाले सेक्शन को कवर करेंगे और इसमें फरवरी 2025 के करंट अफेयर को भी कवर किया गया है। तो इसी के साथ साथ जो करंट अफेयर वाला आपका सेक्शन है, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो भी आपके तैयार होते रहेंगे और उनको भी प्रॉपर अच्छे से कवर किया जाएगा। बाकी जो आपका हिंदी वाला सेक्शन है इसको अगले वीडियो में कवर किया जाएगा। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इससे रिलेटेड जो भी डाउट होंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी ये प्रैक्टिस सेट आप लोग करिए अच्छे से और बताइए आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और यह प्रैक्टिस सेट्स कैसा रहा। बाकी जो भी प्रैक्टिस सेट्स अभी चल रहे हैं मार्केट में वो सभी प्रैक्टिस सेट आप लोगों को प्रॉपर कराए जाएंगे। आप लोग बस मेरे साथ बने रहे और जो भी आपका फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें और किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और इसका जो कोशिश किया जाएगा कि किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड जो है कोई भी डाउट ना रहे और सारे डाउट आप लोगों के क्रिस्टल क्लियर हो जाए, उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन को लेकर के कोई डाउट रह जाती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो उन्हें दोस्तों साथियों के साथ जरूर शेयर कर दिया करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और लोक अदालत, इसमें से किसके पास अभिलेख न्यायालय का अधिकार है या कौन जो है अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है? केवल एक और दो, दोनों, केवल दो या फिर उनमें से सभी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2, अर्थात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है, जिसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 215 अनुच्छेद 215 में हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करेगा, इसका उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 129 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करेगा, इसका प्रावधान किया गया। ठीक है, 129 है, ठीक, 129। तो 215 के अंतर्गत हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय का शक्ति दिया गया है और अनुच्छेद 129 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय की शक्ति दी गई है। और इसके अंतर्गत प्रावधान क्या है, अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या है, जैसे कि इनके द्वारा कोई भी साक्ष्य, किसी भी मामले से संबंधित अगर कोई निर्णय लिया जाता है तो उस साक्ष्य को जो निचली अदालत है वो एक अभिलेख न्यायालय के रूप में मतलब क्या कह सकते हैं कि उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, सही आंसर इसका बी हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है। बाकी जिला न्यायालय और लोक अदालत इनको अभिलेख न्यायालय की शक्ति प्राप्त नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के क्या क्या आधार हैं? युद्ध, आंतरिक अशांति, बाह्य आक्रमण। छूट के हिसाब से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर आंतरिक अशांति की घोषणा की जा सकती है। आंतरिक अशांति मतलब आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। ठीक है, आंतरिक अशांति शब्द का उपयोग भी किया जाता था लेकिन 1976 तक। उसके बाद जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था इसमें आंतरिक अशांति शब्द को हटा करके सशस्त्र विद्रोह शब्द से इसको क्या कर दिया गया था, स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, तो अब जो आपातकाल की घोषणा होती है वह आंतरिक अशांति की नहीं बल्कि आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किया जाता है। ठीक है, 1978 में यह प्रावधान किया गया था 44वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक, बाकी युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल की घोषणा होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके पास भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने की शक्ति है? संसद, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संसद के पास। अनुच्छेद 138 के तहत संसद को कानून बना करके सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने के संबंध में कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है, यह जो शक्ति दी गई है संसद को दी गई है और अनुच्छेद 138 में प्रावधान किया गया है कि संसद के पास यह अधिकार है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ा सकती है। ठीक है, घटाने का अधिकार नहीं है, बढ़ा सकती है। ठीक है, सही आंसर इसका ए हो जाएगा। यदि राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में पर्याप्त संशोधन किया जाता है तो क्या होगा? लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए या फिर अस्वीकार करते हुए विधेयक को पारित कर सकती है। लोकसभा विधेयक पर आगे विचार नहीं कर सकती। लोकसभा विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यसभा को भेज सकती है या फिर राष्ट्रपति विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त बैठक को बुला सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा राज्यसभा की सिफारिश को या फिर स्वीकार करे या अस्वीकार करते हुए विधेयक को पारित कर सकती है। मतलब कह सकते हैं कि धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा की जो शक्ति है वो सीमित है।
राज्यसभा की सीमित शक्ति प्राप्त है धन विधेयक के संदर्भ में। और अनुच्छेद 109 सब क्लॉज 2 जो है, इसमें प्रावधान किया गया है कि धन विधेयक पारित होने के बाद राज्यसभा को उसकी सिफारिश के लिए भेजा जाएगा और राज्यसभा इसे प्राप्त होने की तारीख से अधिकतम 14 दिनों तक अपने पास रख सकती है। उसके बाद इसे लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है और लोकसभा अगर इसमें किसी मतलब जो धन विधेयक है उसमें ऐसा कुछ लगता है कि इसमें संशोधन करना चाहिए, तो यह जो है लोकसभा को सिफारिश कर सकती है कि आप ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा करिए, ठीक है। निर्देश नहीं दे सकती, सिफारिश कर सकती है और लोकसभा इसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो चाहे तो सिफारिश को मान सकता है या फिर न मानते हुए वह विधेयक को अर्थात धन विधेयक को उसी रूप में पारित कर सकता है जिस रूप में उसे प्रस्तुत किया गया था। तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा। और यह अनुच्छेद भी इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 109 सब क्लॉज 2 में इसका उल्लेख किया गया है। सही आंसर इसका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्थापित करता है कि संघ का यह कर्तव्य है कि वह राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी से बचाए, आंतरिक गड़बड़ी से या आंतरिक असुरक्षा से रक्षा करे। संसदीय परंपरा, संवैधानिक प्रावधान, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, संवैधानिक प्रावधान, अर्थात संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 355 में उल्लेख किया गया है कि संघ सरकार का यह कर्तव्य दायित्व है कि वह प्रत्येक राज्य की बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से रक्षा करे। ठीक है, अनुच्छेद 355 में, और यह संविधान में उल्लेख है इसलिए संवैधानिक प्रावधान है। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत खनन के लिए आदिवासी भूमि को निजी पार्टियों को हस्तांतरित करना शून्य और अमान्य घोषित किया जा सकता है? तीसरी अनुसूची, 5वीं, 9वीं या फिर 12वीं? इसका सही आंसर क्या है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 5वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया। 5वीं अनुसूची जो जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है, 5वीं अनुसूची जो जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है, इसमें प्रावधान किया गया है कि भारत या भारत के अन्य किसी राज्य में रहने वाले अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के साथ साथ अनुसूचित जनजातियों से संबंधित इस अनुसूची में विशेष प्रावधान किया गया है। और इसमें जो है आदिवासी भूमि को गैर आदिवासियों को हस्तांतरित करने से रोकने का भी उल्लेख मिलता है। ठीक, और इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो समथा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, समथा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समथा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य यह कब का है? यह 1957 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया था कि खनन के लिए आदिवासी भूमि को निजी पार्टियों को हस्तांतरित करना असंवैधानिक है और इससे शून्य या अमान्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है, इस मामले में किया गया था समथा बनाम आंध्र प्रदेश मामला 1997 में सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय आया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय आया था। और 5वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके जो आदिवासी क्षेत्र हैं या फिर जनजातीय क्षेत्र हैं, इनको छोड़ करके जो 5वीं अनुसूची है यह पूरे भारत में लागू होता है। और जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में है, इसमें जो जनजातीय क्षेत्र या फिर जो आपके आदिवासी क्षेत्र हैं, इनको जो विशेष प्रावधान या फिर विशेष जो शक्तियां प्राप्त हैं वो आपकी 6ठी अनुसूची के अंतर्गत प्राप्त है। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए जो विशेष प्रावधान किया गया है यह 6ठी अनुसूची में है। और इन राज्यों को छोड़ करके अन्य राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनको जो विशेष अधिकार दिया गया, फिर उनके लिए जो विशेष प्रावधान किया गया है, उसका उल्लेख 5वीं अनुसूची में देखने को मिलता है। और जो जनजातीय क्षेत्र हैं, खनन वगैरह हो गया या फिर जो भूमि है, निजी क्षेत्रों को हस्तांतरित करने से रोकने का जो प्रावधान है, या समथा बनाम आंध्र प्रदेश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था 1997 में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के शपथ या प्रतिज्ञान का जो उल्लेख है भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में नहीं किया गया है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, नियंत्रणक एवं महालेखा परीक्षक या फिर राज्य विधान मंडल के सदस्य? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के शपथ का जो उल्लेख है वह 3री अनुसूची में नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति जो शपथ लेता है अनुच्छेद 60 के अंतर्गत लेता है। ठीक है, इसके शपथ का जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 60 में किया गया है। यह 3री अनुसूची के अंतर्गत शपथ नहीं ग्रहण करता है। बाकी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, नियंत्रणक एवं महालेखा परीक्षक हो गए, राज्य विधानमंडल के सदस्य हो गए, इनके शपथ का जो उल्लेख किया गया है वह 3री अनुसूची में किया गया है। ठीक है, तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। राज्य के अधीन कोई लाभ का पद धारण करने वाला व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से कोई उपहार या भुगतान किसकी सहमति से स्वीकार कर सकता है? भारत सरकार, विदेश मामलों के मंत्री, राष्ट्रपति या फिर भारत के महावाणिज्यिक दूतावास किसकी अनुमति से स्वीकार कर सकता है? इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा, राष्ट्रपति की अनुमति से स्वीकार कर सकता है। और इसका जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 18
सब क्लॉज 4 में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है, जिसमें कहा गया है कि राज्य के अधीन लाभ के पद पर आसीन कोई व्यक्ति राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपहार स्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है, देखिए यहाँ भी अगर कोई भारतीय नागरिक है तो वह केवल उपहार स्वीकार कर सकता है। ठीक है, केवल उपहार स्वीकार कर सकता है, उपाधि नहीं, उपाधि नहीं। ठीक है, उपाधि की नहीं स्वीकार कर सकता। उपाधि के अंदर जैसे जो अंग्रेजों के समय में जो उपाधियां दी जाती थी, राय बहादुर, खान बहादुर, राय राणा, ठीक है, ये सब जो उपाधियां दी जाती थी जो किसी एक सर्वोच्च मतलब व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों से या फिर समाज से अलग करता था। तो अगर कोई भारतीय नागरिक है तो वह विदेशी राज्य से उपहार ले सकता है लेकिन उपाधि नहीं ले सकता है, उपाधि की मनाही की गई है। लेकिन अगर कोई विदेशी नागरिक है जो भारत में कार्यरत है, ठीक है, अगर कोई विदेशी नागरिक है जो भारत में कार्यरत है और भारत में उसके द्वारा कोई संवैधानिक पद धारण किया गया है तो वो भी विदेशी राष्ट्र से जो उपाधि और उपहार दोनों स्वीकार कर सकता है। ठीक है, अगर कोई विदेशी राज्य का नागरिक है तो वह जो है उपाधि और उपहार दोनों स्वीकार कर सकता है, लेकिन उसे भी राष्ट्रपति की अनुमति लेना जरूरी है। ठीक है, बाकी जो भारतीय नागरिक के बारे में है, भारत का अगर कोई नागरिक है तो वह विदेशी राष्ट्र से उपहार ले सकता है लेकिन उपाधि नहीं ले सकता है। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसका जो उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 18 सब क्लॉज 4 में मिलता है। ठीक है, 18 सब क्लॉज 4 में। और यह जो विवाद खड़ा हुआ था आपका उपाधि और जो आपका पद्म विभूषण मतलब भारत रत्न से संबंधित जो है यह मामला आया था और बालाजी राघवन बाद में। ठीक है, इसमें देखिए अगर और डिटेल में बात की जाए, ये जो देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है एडिशनल है। ठीक है, यह प्रैक्टिस सेट्स में या फिर जो प्रैक्टिस सेट का एक्सप्लेनेशन है उसमें नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं, तो जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता हो वो ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये जो निर्णय आया था कि भारत रत्न जो है यह उपहार है, मतलब उपहार कह सकते हैं या फिर सम्मान कह सकते हैं, सम्मान है, उपाधि नहीं है। ठीक है, और यह निर्णय आया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, यह निर्णय दिया गया था बालाजी राघवनवाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि भारत रत्न सम्मान है न कि उपाधि, और इसे नाम के आगे या पीछे लगाया जा सकता है। ठीक है, नाम के आगे या पीछे लगाया जा सकता है, और यही जो है आपका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति, इसकी अनुमति की आवश्यकता होती है राष्ट्रपति की, ये भी इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को बीमारी और विकलांगता के मामले में शिक्षा के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी जो प्रावधान है यह करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 45 या फिर अनुच्छेद 46? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर भी हो जाएगा अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 के अनुसार राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर काम करने के अधिकार, शिक्षा के अधिकार और बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के मामले में और अन्य मामलों में सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने के अधिकार को सुरक्षित करता है। ठीक है, तो इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद बी में किया गया है, अनुच्छेद 41 में। और अनुच्छेद 38 की बात करें तो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए व्यवस्था बनाने की बात की गई है। अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि राज्य सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगा और यह राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, तो 14 वर्ष तक बालकों को जो निःशुल्क शिक्षा देने की बात की गई है इसका उल्लेख अनुच्छेद 45 में मिलता है। अनुच्छेद 46 की बात करें तो यह जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के समाज और कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने की बात करता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है बी हो जाएगा, याद रखिएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने की बात करता है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39 ए या फिर अनुच्छेद 45? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, अनुच्छेद 38। ठीक है, अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानता को कम करने का प्रयास करेगा, उसके साथ साथ सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षण कर लोगों के कल्याण को बढ़ाने का प्रयास करेगा। और इसका जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 38 में किया गया, याद रखिएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। भारत का चुनाव आयोग निम्नलिखित में से किसके चुनाव के लिए उत्तरदायी नहीं है? शहरी या स्थानीय निकाय, विधानसभा, लोकसभा या फिर भारत के राष्ट्रपति? इसका सही आंसर हो जाएगा शहरी स्थानीय चुनाव का जो आयोजन कराया जाता है वह राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। ठीक है, बाकी राज्यों की विधानसभा, लोकसभा और भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी है
वह भारत के चुनाव आयोग के पास है। ठीक है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन से इसका सही है। और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन नई लोकसभा और राज्य विधानसभा के गठन के लिए चुनाव को अधिसूचित करता है? भारत का निर्वाचन आयोग और राज्य का निर्वाचन आयोग, दोनों मामलों में भारत का निर्वाचन आयोग क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपाल, या फिर दोनों मामलों में राष्ट्रपति। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति और राज्यपाल। देखिए, अगर लोकसभा से संबंधित अधिसूचना जारी करना है तो यह अधिसूचना कौन जारी करेगा? राष्ट्रपति जारी करेगा, राष्ट्रपति। और राज्य विधानसभा के चुनाव से संबंधित अधिसूचना जारी करता है राज्यपाल, राज्यपाल। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक, और इसके बारे में जो उल्लेख किया गया है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा जो 14 है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14, धारा 14 के तहत लोकसभा चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है। और धारा 15, ठीक है, इसमें जो है लोकसभा चुनाव के बारे में अधिसूचना की बात की गई है, और इसमें विधानसभा की, और इसके अंतर्गत विधानसभा के चुनाव की अधिसूचना राज्यपाल द्वारा जारी किया जाता है। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत सूचीबद्ध अधिकारों को किन आधारों पर प्रतिबंधित किया जा सकता है? लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य या फिर नैतिकता। इसका सही आंसर क्या है? वो आपका डी हो जाएगा। इन तीनों आधारों पर जो धर्म की स्वतंत्रता है उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता। अगर इन वजहों से किसी भी व्यक्ति के जो अधिकार हैं उसका हनन हो रहा है, चाहे वो लोक व्यवस्था हो और या फिर धर्म की स्वतंत्रता के कारण किसी व्यक्ति के या किसी व्यक्तियों द्वारा, मतलब किसी एक व्यक्ति विशेष या फिर व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर कोई खतरा उत्पन्न हो रहा है, इसको कोई मतलब नुकसान हो रहा है, या फिर उनकी नैतिकता पर कोई खतरा आ रहा है, तो जो धर्म की स्वतंत्रता है इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और ठीक है, और धर्म की स्वतंत्रता, इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 25 में किया गया है। और धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 25 सब क्लॉज फर्स्ट के अंतर्गत, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत सूचीबद्ध अधिकारों को लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 25 सब क्लॉज फर्स्ट में मिलता है। ठीक है, इसका सही आंसर डी है। भारत में पंचायत चुनाव लड़ने का अधिकार कैसा अधिकार है? संवैधानिक, वैधानिक, कानूनी या फिर मौलिक। इसका सही आंसर क्या है? देखिए, संवैधानिक अधिकार है। पंचायत चुनाव लड़ने की अगर बात किया जाए तो यह एक संवैधानिक अधिकार है, यह एक संवैधानिक अधिकार है। और यह अगर हम बात करें, यह आपका जो अधिकार दिया गया था जावेद बनाम हरियाणा राज्य 2003, जावेद बनाम हरियाणा राज्य 2003 और राजबाला बनाम हरियाणा राज्य 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि चुनाव लड़ने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है और न ही सामान्य कानूनी अधिकार है, यह एक कानून द्वारा प्रदत्त अधिकार है। और संविधान के भाग, और इसकी अगर हम बात करें तो यह जो है संविधान के भाग 9 में जोड़े जाने के मद्देनजर पंचायत में किसी पद के लिए चुनाव लड़ने का जो अधिकार है यह संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। राज्य मंत्री परिषद की मंत्रिमंडलीय समितियों की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानमंडल के अध्यक्ष या फिर राज्य के मुख्य सचिव। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा। राज्य मंत्रिमंडल, राज्य जो मंत्रिमंडल है यह विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करती है और इन्हें मंत्रिमंडलीय समिति कहा जाता है। इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा। देखिए, कुछ अर्हताएं दी गई हैं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह उस राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए जहां उसे नियुक्त किया जाना है। कौन जो है राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जो संविधान में प्रावधान किया गया है, यह संविधान में जो अर्हताएं दी गई हैं इसमें से कौन कौन सी अर्हताओं का उल्लेख संविधान में किया गया है यह बताना है। केवल एक, केवल दो, सभी, तीनों या फिर कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक, ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए, संविधान के अनुच्छेद 157, संविधान के अनुच्छेद 157, संविधान के अनुच्छेद 157, इसमें जो है भारत के संविधान में राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए दो संवैधानिक अर्हताएं दी गई हैं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। बाकी और कोई भी अर्हताएं राज्यपाल के बारे में नहीं दी गई। केवल दो अर्हताओं का उल्लेख किया गया संविधान में, और संविधान के अनुच्छेद 157 में कौन कौन सा? वह भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु वो पूरी कर चुका हो। ठीक है, और यह दोनों अर्हताएं अगर पूरी करता है तो कोई भी भारतीय नागरिक राज्यपाल नियुक्त होने के लिए, राज्यपाल बनने के योग्य होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा। बाकी अन्य जो दोनों दिए गए हैं कि वह उसे राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए और
विधानसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। यह जो है विभिन्न समितियां जो गठन की गई थी केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित, उनके द्वारा यह सिफारिश की गई थी, जिसे आज तक नहीं माना गया है। ठीक है, दक्षिणापथ के संदर्भ में बताना है कौन सा विकल्प सही है। दक्षिणापथ मार्ग बंदरगाह शहर ताम्रलिप्ति से अरिकामेडु तक फैला हुआ था। सातवाहन शासकों को दक्षिणापथ के स्वामी के रूप में जाना जाता है। इनके द्वारा दक्षिणापथ स्वामी या दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की गई थी। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। दूसरा सही है, पहला गलत है, पहला गलत है। ठीक है, देखिए दक्षिणापथ मार्ग जो है यह हिमालय की तलहटी में स्थित श्रावस्ती से प्रारंभ होकर के वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट, उज्जैन से होते हुए प्रतिष्ठान वर्तमान पैठन यहाँ तक जाता था। इसके बाद यह मार्ग चोल, चेर और पांड्य जो तमिल देश है यहाँ इस मार्ग से भी गुजरता था, मतलब इन राज्यों से होकर के या इन प्रदेशों से होकर के भी गुजरता था। इस मार्ग के पश्चिम तट पर बंदरगाहों से संपर्क था। ठीक है, क्योंकि यह ताम्रलिप्ति से अरिकामेडु तक फैलने का विवरण सही नहीं है। दक्षिणापथ की अगर हम बात करें, इसका जो उल्लेख है अर्थशास्त्र में भी किया गया है। ठीक है, यह दक्षिणापथ जो है ताम्रलिप्ति से लेकर के भरूच जो कि गुजरात में है, इस बंदरगाह से भी कनेक्ट था। उसके साथ साथ उत्तर में जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के जो राज्य हैं, मतलब और उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं जैसे वाराणसी, प्रयाग, चित्रकूट, उज्जैन, इन क्षेत्रों से भी या फिर इन जगहों से भी इसका संपर्क था। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही। बाकी जो सातवाहन शासक हैं इनके द्वारा दक्षिणापथ स्वामी या दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की गई थी, तो दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत है। पांड्य साम्राज्य का जो उल्लेख है मेगास्थनीज ने किया था और इसने कहा था कि उनका साम्राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध है और उनकी राजधानी क्या थी। पांड्यों की राजधानी तंजावुर, उरैयूर, मदुरै या फिर कावेरीपट्टनम। इसका सही आंसर क्या होगा। पांड्यों की राजधानी मदुरै थी, ऑप्शन सी हो जाएगा, मदुरै। पांड्य साम्राज्य प्राचीन तमिल राज्यों में से एक था। अपने धन और व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, विशेष रूप से मोतियों के व्यापार के लिए। और जैसा कि मौर्य दरबार में यूनानी राजदूत जो मेगास्थनीज है इसने इसका उल्लेख भी किया है। पांड्यों की जो प्रमुखता की थी, इसकी राजधानी मदुरै थी और यह अपने सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। और इसका का जो प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर है इसके लिए भी इसे जाना जाता है। तमिल साहित्य और व्यापार के केंद्र के रूप में भी इसे जाना जाता है, जिसका व्यापार भारतीय अंतर्राज्यों के साथ साथ जो विदेशी राष्ट्र हैं उनके साथ भी व्यापार होता था। ठीक है, और इस व्यापार से संबंधित जो जानकारी है वो भी हमें प्राप्त होती है। विभिन्न अभिलेखों और जो सिक्के वगैरह हैं उनसे भी इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इनकी राजधानी मदुरै थी और पांड्यों की जो राजधानी है यह मोतियों के लिए प्रसिद्ध थी। इसका जो उल्लेख किया है मेगास्थनीज ने किया था, यह भी याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाए, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही। निम्नलिखित में से गुप्तकालीन सिक्कों के बारे में देखिए कौन सा विकल्प सही नहीं है। गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए जिसे दिनार कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त और बुद्धगुप्त ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। सिक्कों के अग्र भाग पर राजाओं की आकृति का उकेरा जाता था और पृष्ठ भाग पर देवी की प्रतिमाओं का क्या किया जाता था, अंकन मिलता था। गुप्त राजाओं द्वारा जारी किए गए सबसे अधिक सिक्के तांबे के थे। इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है, गलत विकल्प का चयन करना है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका गलत है। गुप्तों ने तांबे के सिक्के जारी किए थे लेकिन वे सबसे अधिक मात्रा में नहीं थे। सोने के सिक्के विशेष रूप से गुप्तों के द्वारा जारी किया जाता था और सबसे अधिक जो प्रचलन था गुप्त के शासन काल में या गुप्त साम्राज्य में वह सोने के सिक्के थे और इन सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। यह इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ठीक है, सही आंसर इसका जो है आपका डी हो जाएगा। बाकी अन्य अगर देखें तो जो गुप्त साम्राज्य है बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी करते थे, इन्हें दिनार कहा जाता था और इसमें राजा को विभिन्न मुद्राओं में दर्शाया जाता था। ठीक है, उसके साथ साथ जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, बुद्धगुप्त सहित अन्य जो गुप्त शासक हैं इनके द्वारा चांदी के सिक्के जारी किए गए थे और इन सिक्कों का जो उपयोग है मुख्य रूप से क्षेत्रीय लेन देन अर्थात विनिमय के रूप में किया जाता था, ये भी याद रखेगा। और गुप्तकालीन जो सिक्के हैं यह आमतौर पर अग्रभाग सामने पर राजा की आकृति होती थी और पीछे जो है देवी की आकृति का अंकन मिलता था। ठीक है, तो इसके बारे में जो डी है वो आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक के संदर्भ में यह विश्वास किया जाता है कि वह स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले स्त्रोतों का संग्रह था। सुमंगल विलासिनी, थेरी गाथा, स्त्री धर्म पद्धति या फिर ऋतु संहार। इसका सही आंसर क्या है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, थेरी गाथा। थेरी गाथा का जो गायन है वह महिलाओं द्वारा किया जाता था। ठीक है, थेरी गाथा जो कि एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुणियों अर्थात थेरीस द्वारा रचित छंदों का संग्रह है और यह थेरवाद बौद्ध धर्म की पाली भाषा का एक हिस्सा है। इसमें बुद्ध भिक्षुणियों, इसमें जो वृद्ध भिक्षुणी होती थी इनके द्वारा भजन या गीत शामिल थे। इनके भजनों और गीतों का यह एक संकलन था और यह जो छंद है महिलाओं के अनुभव, संघर्षों और उनके आध्यात्मिक जो अंतर्दृष्टि है उसको व्यक्त करता है। बाकी जो अगर हम सुमंगल विलासिनी की बात करें, यह दीर्घ निकाय पर एक टिप्पणी है। सुमंगल विलासिनी जो है
यह दीर्घ निकाय पर एक टिप्पणी है। दीर्घ निकाय पर एक टिप्पणी है। इसकी रचना जो है पाली भाषा में की गई है। पाली भाषा में इसकी रचना की गई है। ठीक, बाकी जो स्त्री धर्म पद्धति है यह त्र्यंबक वयाजान द्वारा रचित है। स्त्री धर्म पद्धति की जो रचना है त्र्यंबक यजमान द्वारा की गई है और यह जो है मध्यकाल की एक संस्कृत ग्रंथ है। मध्यकाल में रचित एक संस्कृत ग्रंथ है, ये भी याद रखिएगा। ऋतु संहार, ऋतु संहार की रचना कालिदास द्वारा की गई थी और यह एक शास्त्रीय संस्कृत काव्य है जिसमें 6 ऋतुओं का उल्लेख मिलता है। 6 ऋतुओं का उल्लेख मिलता है, कालिदास द्वारा रचित है। ठीक है, ठीक, कालिदास द्वारा। इसका सही आंसर भी हो जाएगा थेरीगाथा। निम्नलिखित में से कौन राजा कृष्णदेव का दरबारी कवि नहीं था? तिम्मन, धूर्जटी, मल्लान या फिर सिद्धेश्वर। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, सिद्धेश्वर। सिद्धेश्वर जो है, इस सिद्धेश्वर का ऐसा कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है जो यह प्रसिद्ध करे या फिर जो यह आपका इंडिकेशन मिले या फिर यह दर्शाए कि यह जो है कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। बाकी तिम्मन यह कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध कवि और प्रधानमंत्री थे और वे अपने साहित्यिक योगदान के लिए जाने जाते थे और राजा के करीबी सहयोगियों में से एक थे। धूर्जटी यह तेलुगु कवि थे और कृष्णदेव राय के दरबार में जो अष्ट दिग्गज थे उसमें से एक थे। ठीक, बाकी मल्लान की बात करें, मल्लान जिन्हें मल्लिका अर्जुन पंडितराज के नाम से जाना जाता है और यह कृष्णदेव राय के दरबार में एक अन्य प्रमुख कवि और अष्ट दिग्गजों में से एक थे और इनके द्वारा विजयनगर काल के दौरान संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था। ठीक है, तो इसमें जो आपके तिम्मन है, मल्लान है और धूर्जटी, यह तीनों कृष्णदेव राय के दरबार से संबंधित थे। सिद्धेश्वर का कोई भी संबंध कृष्णदेव राय के दरबार से नहीं था और ऐसी जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, सम्राट अशोक के बारे में देखिए कौन सा विकल्प सही है। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था। सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध जाकर के मगध पर शासन किया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर जो है वो आपका डी हो जाएगा। दोनों विकल्प गलत है। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध पर शासन किया था और सिंहली अनुश्रुतियों में मिलता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था। तो यह दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, कोई सा भी विकल्प इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुनिश्चित करना। वैश्य शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है किसमें मिलता है? वैश्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वाजसनेय संहिता में। वाजसनेय संहिता में पुनर्जन्म के सिद्धांत का जो उल्लेख किया गया है शतपथ ब्राह्मण में किया गया। पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। याज्ञवल्क्य की गार्गी संवाद का जो उल्लेख है यह वृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद का उल्लेख वृहदारण्यक उपनिषद में किया गया है और चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है ऐतरेय ब्राह्मण में। चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। 4 3 2 1 ऑप्शन ए इसका सही है। गौतमी पुत्र सातकड़ी के सैनिक सफलताओं जो सैनिक अभियान है इसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है किस अभिलेख से मिलती है? गिरनार अभिलेख, देवपाड़ा, ग्वालियर अभिलेख या फिर नासिक अभिलेख। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। नासिक अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। गौतमी पुत्र सातकर्णी के सैनिक सफलताओं का जो उल्लेख है। ठीक है, बाकी गौतमी पुत्र सातकर्णी यह सातवाहन वंश का एक महत्वपूर्ण या सबसे प्रसिद्ध शासक था। ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी। बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता है। महावीर के अनुसार पुनर्जन्म में अर्जित पाप एवं पुण्य के अनुसार ही किसी का जन्म उच्च कुल या फिर निम्न कुल में होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों विकल्प सही है लेकिन एक सेकेंड, दोनों विकल्प सही और आगे की व्याख्या भी करता है। ठीक है, बौद्ध धर्म के अनुसार जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई है। ठीक, महावीर के अनुसार पुनर्जन्म, दोनों विकल्प सही और आगे की व्याख्या करता है। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। इसका मुख्य कारण क्या था? मंगोल आक्रमण से बचाव, सुल्तान की प्रतिष्ठा स्थापित करना, राज्य का विस्तार करना या फिर इस्लाम का विस्तार करना। इसका सही आंसर भी हो जाएगा। सुल्तान की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें सुल्तान का जो पद है ईश्वर के द्वारा प्रदान किया हुआ है और सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। ठीक है, सही आंसर इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन बी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? सूर्य सूक्त, पुरुष सूक्त, दान स्तुत या फिर ऊर्ण सूक्त। इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका जो सही आंसर है वो बी हो जाएगा, पुरुष सूक्त। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त विवाह समारोह से संबंधित है। ऋग्वेद की रचना 1500 से 1200 ईस्वी के बीच मानी जाती है और यह मानव जाति की पहला वसीयतनामा अर्थात कह सकते हैं मानव जाति की पहली रचना थी। यह 10,600 श्लोकों 1028 स्त्रोतों संग्रह और इसमें से 10 पुस्तकें अब तक प्राप्त हो चुकी हैं और इन्हें मंडल भी कहा जाता है। प्रत्येक मंडल में सूक्त होते हैं। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था की जो अवधारणा है, ऋग्वेद में जो वर्ण व्यवस्था की अवधारणा है इसका उल्लेख किया गया है, जो आज भी हिंदू समाज में प्रचलित है और इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, भगवान शिव की उत्पत्ति, भगवान वरुण की उत्पत्ति आदि के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। तो सही आंसर इसका भी हो जाएगा। उद्दंड की कृति है मल्लिका मारुत, सायण का सुधानिधि, यादव प्रकाश वैजंती और भवभूति मालती माधव। इसमें से बताना है कौन सा विकल्प इसमें सही है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, चारों विकल्प सही हैं। मल्लिका मारुत की रचना उद्दंड द्वारा की गई थी, सुधानिधि की रचना सायण ने की थी, वैजंती की रचना यादव प्रकाश ने की थी, मालती माधव की रचना भवभूति ने की थी। सही आंसर इसका डी हो जाएगा, चारों विकल्प इसके सही हैं, चारों विकल्प इसके सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी बंदोबस्त की विशेषता नहीं थी। अस्थायी बंदोबस्त ने भू स्वामित्व का अधिकार जमींदारों में निहित कर दिया। अस्थायी बंदोबस्त ने कृषकों के प्रथागत दखल अधिकार को ध्यान में बनाए रखा। अस्थायी बंदोबस्त के अधीन उच्च मालगुजारी निर्धारण का भार कृषकों पर डाल दिया गया। अस्थायी बंदोबस्त के अधीन भूमि के वास्तविक कृषकों की दशा में गिरावट आई। कौन सा विकल्प अस्थायी बंदोबस्त के बारे में गलत है। इसका जो सही आंसर भी हो जाएगा, अस्थायी बंदोबस्त ने कृषकों के प्रथागत दखल अधिकार को ध्यान में बनाए रखा, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1773 में ब्रिटिश कंपनी जो भूमि राजस्व सीधे प्रबंधन करने का फैसला किया गया। वारेन हेस्टिंग ने सबसे अधिक बोली लगाने वाले को राजस्व एकत्र करने का अधिकार दिया। ठीक है, और इनका जो प्रयोग है सफल नहीं हुआ था, जिसके बाद जो है आपका जो अस्थायी बंदोबस्त है इसकी शुरुआत की गई थी कार्नवालिस द्वारा। ठीक है, और यह जो अधिकार है जमींदारों को भूमि का मालिकाना अधिकार दे दिया गया था। उन्हें उनकी अधीन भूमि के उत्तराधिकार की वंशानुगत अधिकार भी दिए गए थे। जमींदारों का जो स्वामित्व है तब तक रहता था जब तक कि उक्त तिथि, मतलब इनके अंग्रेजों द्वारा जो है एक तिथि का निर्धारण किया जाता था कि इस तिथि तक आपको राजस्व वसूल करके, भू राजस्व वसूल करके सरकार के पास लाना है। अगर आप नहीं लाते हैं तो आपकी जो जमींदारी है वो नीलाम कर दी जाएगी अर्थात। और इसे जो है सूर्यास्त का नियम कहा जाता है कि इतने सूर्यास्त के बाद, मतलब इतने दिनों के बाद सूर्यास्त होने से पहले आपको भू राजस्व सरकार को देना है, नहीं तो आपकी जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी। सूर्यास्त का जो नियम है अस्थायी बंदोबस्त में ही लागू हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें, सरकार एक निश्चित राजस्व भुगतान करती थी। सरकार को एक निश्चित राजस्व का भुगतान किया जाता था और यदि वे भुगतान करने में विफल रहते थे तो उनके अधिकार को समाप्त कर दिया जाता, जैसे कि अर्थात उनकी जमींदारी को नीलाम कर दिया जाता था। जमींदारों द्वारा भुगतान की जाने वाली जो राशि थी यह तब तक हुआ करती थी जो है भविष्य में इसमें वृद्धि नहीं होगी, अस्थायी थी अर्थात यह अस्थायी थी। ठीक है, जो मतलब जमींदारों द्वारा जो भू राजस्व की वसूली की जाती थी वह अस्थायी राजस्व था। अर्थात अस्थायी बंदोबस्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें भविष्य में कोई भी वृद्धि या फिर कमी नहीं की जाती थी, स्टार्टिंग में ही इसका निर्धारण कर दिया जाता था। ठीक है, और यह राशि सरकार के लिए राजस्व का 10/11 भाग हुआ करती थी और इसमें जो जमींदारों का जो हिस्सा हुआ करता था वह जो है 1/10 भाग होता था। ठीक है, तो सही आंसर इसका भी हो जाएगा। ठीक, और इसमें जो है किसानों को प्रथागत अधिकार से वंचित कर दिया गया था, न कि उनका अधिकार बनाए रखा गया था। ठीक है, तो बी दूसरा गलत है, बी वाला बाकी तीनों विकल्प सही हो जाएंगे। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, जिन्हें कालक्रम से लगाना है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना और परमहंस मंडली की स्थापना, इन सभी को क्रम से लगाना है। ठीक है, देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की अगर हम बात करें, रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया गया था 1897 में। 1897 में रामकृष्ण मिशन का स्थापना हुआ था। ठीक है, आर्य समाज का स्थापना कब किया गया था? आर्य समाज का स्थापना 1875 में हुआ था। 1875 में ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था 1828 में। 1828 में परमहंस मंडली की स्थापना 1840 में किया गया था। 1840 में। ठीक है, बाकी रामकृष्ण मिशन की स्थापना की अगर हम बात करें, स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में किया गया था और यह भारतीय लोगों के सामाजिक स्थिति में सुधार से संबंधित था। ठीक है, और जो आर्य समाज है, आर्य समाज की स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में और इसी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था वेदों की लौटो, मूर्ति पूजा, जाति व्यवस्था की आलोचना इनके द्वारा की गई थी। ठीक है, जो ब्रह्म समाज है
ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में किया था। ठीक है, और यह सती प्रथा और जाति व्यवस्था की आलोचना, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने का इसका महत्वपूर्ण योगदान, मतलब इस समाज, यह जो संगठन है इसका महत्वपूर्ण योगदान था। परमहंस मंडली, परमहंस मंडली की स्थापना दुर्गाराम मेहताजी और दादोबा पांडुरंग ने किया था 1840 में, और यह एक ईश्वर में विश्वास करता था। महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए इसने कार्य किया और जाति व्यवस्था की निंदा इसके द्वारा भी की गई थी। इसका सही आंसर डी हो जाएगा 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट देखिए, कुछ समाचार पत्र दिएगा और संपादक इसमें बताने हैं कौन सा विकल्प सही है। नवजीवन का संपादन महात्मा गांधी ने किया था, मराठा का बाल गंगाधर तिलक ने, बंगाली का सुरेंद्रनाथ बनर्जी और वॉइस ऑफ इंडिया का दादा भाई नौरोजी। कौन सा विकल्प इसमें सही है? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चारों विकल्प सही है, चारों विकल्प सही हो जाएंगे, तो सही आंसर इसका जो है वो आपका डी है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। वारेन हेस्टिंग द्वैध शासन प्रणाली का अंत, कार्नवालिस के समय में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ, सर जॉन शोर के समय में इसने अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया, और वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली लागू की। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है डी हो जाएगा। चारों विकल्प इसका भी सही है। ठीक है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और असम किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या फिर सभी चारों? किसकी सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती? सॉरी, म्यांमार के साथ सीमा साझा करते कितने राज्य जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं, यह बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 3। और इसमें कौन कौन सा राज्य हैं? देखिए, आपका नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। मणिपुर और मिजोरम है, इनकी सीमा जो है नागालैंड के, सॉरी, म्यांमार के साथ लगती है। असम जो है यह म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा भी म्यांमार के साथ लगती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन सी। अस्मिता योजना के बारे में देखिए। इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसमें महिलाओं को अपने वित्त का बेहतर प्रबंधन करने में मदद करने के लिए वित्तीय साक्षरता का एक घटक शामिल है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर डी है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, अर्थात दोनों विकल्प गलत है। शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी द्वारा अगले 5 वर्षों के लिए जो भारतीय भाषा हैं इसके अंतर्गत 22,000 पुस्तकों का विकसित करने के लिए 22,000 जो पुस्तक है इनकी रचना के लिए अस्मिता योजना की शुरुआत की गई थी। और भारतीय भाषा समिति के सहयोग से इस पहल का उद्देश्य है शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना। और इसमें टोटल शायद 22 या 24 भाषाएं हैं जिसमें आप पुस्तकों का प्रकाशन कर सकते हैं। और 5 वर्ष में 22,000 पुस्तकों के प्रकाशन का लक्ष्य भी रखा गया है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, उसके साथ साथ इसके जो प्रमुख घटक हैं वो क्या है? अस्मिता, यह बहुभाषा शब्दकोश और वास्तविक समय अनुवाद वास्तुकला। ठीक है, इसके साथ साथ यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसके साथ संरक्षित करते हुए भारतीय भाषा में सीखे जाने के लिए वृद्धि करता है। उसके साथ साथ छात्रों को सशक्त बनाने और भाषाई परंपराओं को संरक्षित करने की बात करता है। 13 इसके नोडल विश्वविद्यालय इस योजना का नेतृत्व करेंगे, जिसमें पुस्तक लेखन प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने वाली एक मानक संचालन प्रक्रिया का क्या किया जाएगा? निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो 13 विश्वविद्यालयों के द्वारा इसका क्या किया जाएगा? संचालन किया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, दोनों विकल्प गलत है। नेक्स्ट देखिए, इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1664 में हुआ था। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का 1698 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1604 और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1599। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर सी हो जाएगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना है यह 1602 में हुआ था, न कि 1604 में। ठीक है, तो सही आंसर सी हो जाएगा, बाकी विकल्प आपके सही हैं। मराठों द्वारा की गई निम्नलिखित जो संधियां हैं उन्हें जो है कालक्रम से लगाना है, उनको कालक्रम से लगाना है। सूरत की संधि कब की गई थी? सूरत की संधि हुई थी 1775 में, 1775 में। बेसिन की संधि 1802 में की गई थी, 1802 में बेसिन की संधि की गई थी। संगोली की संधि या संगोला की संधि यह 1750 में किया गया था, संगोला की संधि। और सुरजी या सरजू अर्जुन गांव की संधि जो की गई थी यह 1803 में किया गया था, 1803 में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर बी हो जाएगा, 3, 1, 2, 4, ऑप्शन बी इसका सही है। किस आयोग ने अकाल कोष स्थापित करने का प्रयास किया और 1883 ईस्वी में अकाल संहिता का निश्चय किया गया था? स्मिथ आयोग, कैंपबेल आयोग, स्ट्रेची आयोग, फिर लायल आयोग। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, स्ट्रेची आयोग। ठीक है,
स्ट्रेची आयोग का गठन और जो लिंटन है उसके समय में स्ट्रेची आयोग का गठन किया गया था। कब? 1880 में। 1880 में इसका गठन किया गया था और 1883 में इसने अपना रिपोर्ट प्रकाशित किया था और इस रिपोर्ट में इसके द्वारा अकाल कोष की स्थापना करने की सिफारिश की गई थी। ठीक है, सही आंसर इसका जो है सी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर ए हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है और आगे की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। राजा राम मोहन राय द्वारा निम्नलिखित में से किस पत्र या फिर पत्रिका के माध्यम से सती प्रथा का घोर विरोध किया गया था? मिरातुल अखबार, संवाद कौमुदी, प्रज्ञा का चांद या फिर ब्राह्मणिकल मैगजीन? इसका सही आंसर क्या है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, संवाद कौमुदी। ठीक है, संवाद कौमुदी है और इसका प्रभाव जो 1829 में सती प्रथा विरोधी कानून बना, इसी के प्रभाव स्वरूप 1829 में जो सती प्रथा विरोधी कानून बनाया गया था उसमें राजा राम मोहन राय का महत्वपूर्ण मतलब क्रिटिकल योगदान था और इन्होंने संवाद कौमुदी के माध्यम से समाज में जो नई चेतना है या फिर से जो शिक्षित मध्यम वर्ग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उनको जो है सती प्रथा के विरोध में खड़ा होने, आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित किया और समाज में ये जो कुरीति थी, ये कुरीति इसको कहा जाएगा। ठीक है, इसको समाप्त करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, और इसमें भी संवाद कौमुदी का स्पेशल योगदान था। हाइड्रोपोनिक्स शब्द किसे संदर्भित करता है? यह मृदा आधारित पोषक तत्वों से भरपूर कृषि क्षेत्रों में पौधे उगाने की एक विधि है। यह शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है जहां कृषि योग्य भूमि प्रदूषित हो चुकी है या फिर प्रदूषित है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत पानी में या जल में जो फसल है या फिर जो कृषि है वो करने की बात करता है। तो ये आपका जो कह रहा है कि यह कृषि क्षेत्रों में पौधा उगाने की बात करते हैं तो वैसे ही गलत हो जाएगा। और ये शहरी क्षेत्र अगर ना भी पता हो, शहरी उपनगरीय और उपयुक्त जो क्षेत्र हैं यहाँ पे कृषि योग्य भूमि तो है नहीं। ठीक है भी अगर थोड़ी बहुत तो वो प्रदूषित है, तो जल में जो है कृषि करने को क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। तो दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स जो है पानी आधारित विधि है कृषि करने की और इसमें पौधों को पोषक तत्वों से भरपूर समाधानों में उगाया जाता है। इस प्रक्रिया में पौधों की जो जड़ प्रणाली है इसको फर्टाइल क्ले, प्लेट्स, पीट सॉस और वर्मी क्यूलाइड जैसे अक्रिय माध्यमों द्वारा सहारा दिया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स शहरी और उपशहरी क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है, विशेषकर उन स्थानों पर जहां कृषि की भूमि या तो सीमित है या है ही नहीं या फिर है भी तो प्रदूषित हो चुकी है। ठीक है, जहां पर कृषि कार्य नहीं हो सकता है। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा, याद रखिएगा। पृथ्वी की सतह इंफ्रारेड किरणों के रूप में दीर्घ तरंग विकिरण उत्सर्जित करती है। दीर्घ तरंग विकिरण पृथ्वी के ताप बजट में आने वाले और बाहर जाने वाले विकिरण के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा? फुट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो ए हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, आर ए की सही व्याख्या करता है। भूकंप के संदर्भ में जो हाइपोसेंटर है, हाइपोसेंटर का तात्पर्य क्या है? यह पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु है जहां भूकंपीय तरंगें सबसे पहले आती हैं। यह पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु है जहां प्राथमिक तरंग और सेकेंडरी तरंगें दूसरे से मिलती हैं, या फिर यह वह बिंदु है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा निकलती है, या पृथ्वी पर बिंदु जहां भूकंपीय तरंगें नहीं पहुंचती हैं। हाइपोसेंटर का तात्पर्य क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। हाइपोसेंटर वह बिंदु है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा निकलती है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही है। निम्नलिखित पर्वतों और उनके प्रकारों पर विचार कीजिए। हिमालय यह फोल्ड माउंटेन है, हिमालय जो है एक फोल्ड माउंटेन है। किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत है। टेबल माउंटेन जो है ब्लॉक माउंटेन है और अपलेशियन पर्वत है, पुराने वलित पर्वत है। इसमें से कौन सा विकल्प गलत है या कितने विकल्प गलत है आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। कोई सा भी विकल्प गलत नहीं। हिमालय जो है यह वलित पर्वत है, हिमालय वलित पर्वत है जो भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव के कारण इसमें वलन के माध्यम से हिमालय की उत्पत्ति हुई। ठीक है, यह यूरेशियन और यह भारतीय प्लेट जब एक दूसरे से टकराए तो यह बीच में वलन पड़ गया और जो है हिमालय की उत्पत्ति हुई। ठीक, बाकी जो किलिमंजारो है यह एक ज्वालामुखी पर्वत है, जो किलिमंजारो एवं स्ट्रैटोवोल्केनो जो ज्वालामुखी पर्वत के रूप में इन्हें जाना जाता है। ठीक है, बाकी जो आपका टेबल माउंटेन है या ब्लॉक माउंटेन, टेबल माउंटेन एक सपाट शीर्ष वाला पर्वत है जो तीव्र वायु और जल के कटाव से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है,
और जो अपलेशियन पर्वत है इसका निर्माण प्राचीन वलित पर्वत से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। और यह प्राचीन महाद्वीपों प्लेटों के टकराव से निर्माण हुआ था, ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, अर्थात सभी विकल्प सही हैं, कोई सा भी गलत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इन जो हिमालय श्रेणियां हैं इनको दक्षिण से उत्तर क्रम में लगाना है, दक्षिण से उत्तर क्रम में लगाना है, ठीक है। इन हिमालय श्रेणियों को अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा धौलाधर, उसके बाद आएगा जास्कर, फिर आएगा लद्दाख, फिर आएगा काराकोरम, ऑप्शन ए, ठीक है। और उत्तर से दक्षिण अगर हम बात करें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, यह जो है श्रेणियां हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूरी तरह से शीतोष्ण अल्पाइन क्षेत्र में आता है? मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान या फिर फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कौन जो है पूर्ण रूप से शीतोष्ण अल्पाइन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र कश्मीर से कुमायूं तक फैला हुआ है और इसका जो शीतोष्ण क्षेत्र जहाँ पे चीड़, देवदार या फिर अन्य शंकुधारी चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष पाए जाते हैं, ऊपर की ओर देवदार, नीचे चीड़, स्प्रूस और सिल्वर फर के जो जंगल है वो देखने को मिलते हैं। अल्पाइन शीतोष्ण क्षेत्र की जो ऊपरी सीमा है लगभग 4750 मीटर या उससे भी अधिक तक फैली हुई है और इस क्षेत्र की विशिष्ट वृक्ष उच्च स्तरीय सिल्वर फर, सिल्वर बर्च, जूनिपर्स के रूप में पाए जाते हैं। और जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है जो जास्कर और महान हिमालय के बीच में संक्रमण क्षेत्र में जो ट्रांजिट जोन है इसके अंतर्गत पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। किसके किसके बीच में? जो आपका जास्कर और हिमालय श्रेणी है इसके बीच में एक ट्रांजिशन जोन के रूप में स्थित है यह, ठीक है। और यह जो स्थानीय अल्पाइन फूलों के अपने घास मैदान के लिए जाना जाता है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान दोनों नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आते हैं। यह दोनों मिलकर के नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र का निर्माण करते हैं, तो याद रखिएगा डी इसका सही हो जाएगा, ठीक। बाकी यहाँ पे जो वनस्पतियाँ पाई जाती है अल्पाइन प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और यहाँ की जो महत्वपूर्ण वनस्पतियाँ हैं आर्किड हो गया, खसखस, गेंदा, डेजी, रोडोडेंड्रॉन और बर्च, ठीक है। और जो जीव पाए जाते हैं एशियाई काला भालू हो गया, हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग, भूरा भालू, लाल लोमड़ी और भराला अर्थात नीली भेड़, ये सभी जो है यहाँ पर पाए जाने वाले महत्वपूर्ण जीव हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। बाकी मानस यह कहाँ पे है? मानस आपकी असम में है, ठीक है। नामदफा है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, और न्योरा घाटी भी आपकी असम राज्य में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, विद्युत बोर्ड और जिला योजना बोर्ड कौन इसमें से राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है? कौन राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है? फुट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है और इसका सही आंसर डी हो जाएगा, तीनों राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन डी सही है। भारत को राज्यों का संघ क्यों कहा गया है? इसे फेडरेशन ऑफ स्टेट क्यों नहीं कहा गया है, ये आपको बताना है। भारत संघ राज्यों के बीच समझौते का परिणाम है, राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर वो भी हो जाएगा, दूसरा सही पहला गलत है, दूसरा सही पहला गलत है। भारत जो है भारतीय संघ या राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है, ठीक है। समझौते जो अमेरिका है, अमेरिका में फेडरेशन ऑफ स्टेट की बात की गई है और वहाँ पे जो राज्य हैं और जो केंद्र है इन दोनों के बीच एक समझौता किया गया और यह जो है समझौते का परिणाम है, जबकि भारतीय जो राज्य हैं वह केंद्र के साथ समझौते का या भारतीय संघ के साथ समझौते का परिणाम नहीं, अर्थात भारतीय राज्यों को केंद्र से या संघ से अलग होने का अधिकार प्राप्त नहीं है। सही आंसर इसका भी हो जाएगा। सदनों के समक्ष लाए जाने वाली सरकारी और अन्य कार्यों के लिए समय के आवंटन की सिफारिश करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति से संपर्क किया जाना चाहिए? कार्य मंत्रणा समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, सामान्य प्रयोजन समिति या फिर नियम समिति। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा कार्य मंत्रणा समिति, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और इसमें अगर हम बात करें लोकसभा अध्यक्ष सहित सदस्यों की जो संख्या वो 15 होती है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और लोकसभा अध्यक्ष जो होता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह कार्य मंत्रणा समिति का पदेन अध्यक्ष होता था। जो व्यक्ति लोकसभा का अध्यक्ष होगा वह कार्य मंत्रणा समिति का स्वतः ही अध्यक्ष बन जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। भारत का संविधान मान्यता देता है किसको? केवल धार्मिक अल्पसंख्यक का, केवल भाषाई अल्पसंख्यक, धार्मिक और भाषाई या फिर धार्मिक, भाषाई और जातीय? सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, धार्मिक और भाषाई। भारतीय संविधान जो है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक की मान्यता देता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो उल्लेख किया गया है
अनुच्छेद 29 और 30 में देखने को मिलता है। ठीक है, सही आंसर इसका सही है। ब्लैक कोट सिंड्रोम का संबंध किससे है? ब्लैक कोट सिंड्रोम का संबंध किससे है? न्यायालयों में आम नागरिकों द्वारा अनुभव किए जाने वाली जो चिंता और भय है, इसको ब्लैक कोट सिंड्रोम कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है। निम्नलिखित पठारों में से कौन सा एक पॉन्टिक और टॉरेंस पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है? अनातोलिया का पठार, क्वांटो पठार, चियापास का पठार या फिर लोयस पठार? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनातोलिया का पठार। अनातोलिया का पठार यह पॉन्टिक और टॉरेंस पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है और यह किस राज्य, किस देश में स्थित है? यह जो है टर्की में है। ठीक है, टर्की में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और जो आपका अनातोलिया का पठार है, इसे एशिया माइनर पठार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे एशिया माइनर पठार के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जूरा पर्वत के बारे में सही है? यह पर्वत राइन और डेन्यूब नदियों का उद्गम स्रोत है, यह फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। दोनों विकल्प गलत है, दोनों विकल्प इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए जूरा पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में है। जूरा पर्वत फ्रांस और जर्मनी नहीं, स्विट्जरलैंड के बीच में स्थित है। स्विट्जरलैंड के बीच में स्थित है जूरा पर्वत। डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। जो आपकी डेन्यूब नदी है, यह ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। और राइन नदी की बात करें, राइन नदी का उद्गम आल्प्स पर्वत से होता है, आल्प्स पर्वत से। ठीक है, तो दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित विक्टोरिया झील की सीमा निम्नलिखित में से किस देश के साथ नहीं लगती है? मलावी, युगांडा, तंजानिया या फिर केन्या? किसके साथ नहीं लगती है? इसका सही आंसर हो जाएगा मलावी के साथ इसकी सीमा नहीं लगती है। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है और इससे ही होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा विक्टोरिया झील से होकर के भी गुजरती है और युगांडा, केन्या, तंजानिया के बीच सीमा बनाता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, मलावी के साथ इसकी सीमा नहीं लगती है। अफ्रीका महाद्वीप में मासाई, बंटू और जूलू जो साउथ अफ्रीका की जनजातियां हैं, इनके अधिवास को किस नाम से जाना जाता है? यूर्थ, क्रॉल, इजबा या फिर ऑल? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा, इसे क्रॉल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। डॉक्टर पवन, डॉक्टर पवन कहाँ पे चलती है? डॉक्टर पवन चलती है गिनी के तट पर। और ये डॉक्टर पवन क्यों कहा जाता है? इसके चलने से जो वहाँ पे मौसमी बीमारियां हैं वो सही होने लगती हैं, जिस कार्य से डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जोंडा की बात करें, जोंडा एंडीज मैदान में चलती है जोंडा। व्रिक फिल्टर चलता है ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल में, ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल में। और हबूब उत्तरी सूडान में चलता है। ठीक है, इसका जो और ये सभी गर्म हवाएं हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है, सही आंसर इसका ए हो जाएगा। 3-4-2-1, 3-4-2-1। निम्नलिखित में से कौन कौन कार्बन के अपरूप एलोट्रॉप हैं? फ्लोरीन, चाओईट, कार्बन हैलाइड और कार्बाइड? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो ए हो जाएगा, फ्लोरीन और कार्बाइड, फ्लोरीन और कार्बाइड। ठीक है, देखिए कार्बाइड और कार्बन के जो एलोट्रोप बात है, कार्बन के जो एलोट्रोप हैं अर्थात अपरूप को ही एलोट्रोप कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट जो कि एक नरम काले रंग का एकल परत वाला षटकोणीय जाल बनाता है। हीरा जो चतुष्फलकी ज्यामिति और बिजली का खराब संवाहक होता है। फ्लोरीन, इसे बकीबॉल के नाम से भी, जो फ्लोरीन है इसे बकीबॉल के नाम से जाना जाता है। ग्राफीन या नैनो ट्यूब आदि जैसे अन्य एलोट्रोप अर्थात अपरूप का बुनियादी संरचना बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कार्बाइन यह रैखिक एसिटिलीन कार्बन का अपरूप है। और जो चाओआइट है या चाओईट है, यह सफ़ेद कार्बन इसे कहा जाता है और इसे बवेरिया में रीस क्रेटर से खोजा गया था। इसकी डायहेक्सागोनल जो पिरामिडानुमा संरचना है, पिरामिडानुमा संरचना इसकी पाई जाती है, लेकिन यह कार्बन का अपरूप नहीं होता। उसके साथ साथ जो कार्बन हैलाइड है, यह डायहेक्सागोनल पिरामिड इसका भी होता है और यह भी कार्बन का अपरूप नहीं है। ठीक है, तो जो चाओईट और कार्बन हैलाइड है, यह कार्बन के अपरूप नहीं है। बाकी ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन, ग्राफीन, कार्बाइड और आपका हो गया ये कार्बाइड। ठीक है, ये दोनों, ये सभी जो है क्या है? ये सभी कार्बन के अपरूप हैं। इसमें से आपका जो चाओईट और कार्बन हैलोइड है या हैलाइड है,
या कार्बन के अपरूप नहीं है। तो ये दोनों गलत हो जाएगा, पहला चौथा सही है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्लैक गोल्ड शब्द को सबसे अच्छे रूप से वर्णन करता है? ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड कहा जाता है पेट्रोलियम और उसके संजात को। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। इसका जो आर्थिक मूल्य है बहुत अधिक होता है और यह ऊर्जा के विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चे माल के प्रमुख स्रोत के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। काले रंग का होता है, मतलब इसका जो प्राथमिक फेज है, जो इसमें क्रूड ऑयल है, काले रंग का होता है, जिस कारण इसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। ठीक है, सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय उद्यान, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, इसमें बताना है कौन ex-situ संरक्षण की विधि है। ex-situ या फिर बाह्य स्थानीय संरक्षण की विधि कौन है? केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर भी हो जाएगा केवल दो। ठीक है, देखिए इसमें अगर हम बात करें, जब पारिस्थितिक तंत्र की इन सीटू संरक्षण जो ex-situ, इसमें आ जाएगा प्राणी उद्यान, वनस्पति उद्यान, वन्यजीव सफारी पार्क। जो वनस्पति उद्यान है, प्राणी उद्यान है, या दोनों ex-situ है। राष्ट्रीय उद्यान इन situ के अंतर्गत आता है। ठीक है, इन situ के अंतर्गत, बाकी ये दोनों आपके हो जाएंगे। सही आंसर इसका भी है। निम्नलिखित में से कौन सी वृद्धि की सीमा सिद्धांत की मुख्य धारणा है? पर्यावरण अपनी वहन क्षमता से परे बढ़ते संसाधन उपयोग का समर्थन नहीं कर सकती है। कुछ पशु प्रजातियां अपनी जनसंख्या सीमा से आगे नहीं बढ़ सकती हैं। भू आकृति या धार स्तर से आगे नहीं घटती। पर्यावरण क्षरण उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की वनस्पतियों की वृद्धि को सीमित करता है। इसमें जो वृद्धि की सीमा का सिद्धांत है, इसका कौन सही रूप से व्याख्या करता है, आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा। ठीक है, यह लिमिट टू ग्रोथ सिद्धांत के अंतर्गत आता है, जो दिया गया था। लिमिट टू ग्रोथ सिद्धांत का प्रतिपादन 1972 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके अंतर्गत ये कहा गया है पर्यावरण अपनी वहन क्षमता से परे बढ़ते संसाधन उपयोग का समर्थन नहीं करती। जैसे अगर संसाधनों का उपयोग, जो नेचुरल या रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन है, उनका अगर उपयोग हम बहुत ज़्यादा अंधाधुंध तरीके से करते जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसका फिर से जो है पुनर्जनन या फिर से उसका उत्पादन होता रहेगा। अगर हम संसाधनों का उपयोग बहुत तेजी से कर रहे हैं, ठीक है, तो वह जो है एक समय के बाद जो प्राकृतिक संसाधन है या समाप्त धीरे धीरे कम होगा और उसके बाद अंततः समाप्त हो जाएगा। तो यह जो है इसमें यही प्रावधान किया गया है कि जो प्राकृतिक संसाधन है उसका उपयोग उसी रूप में किया जाए कि यह जो है अपने आप को रीजनरेट करता रहे। ठीक है, इतनी तेजी से इसका उपयोग ना किया जाए कि इस जो संसाधन है वो समाप्त हो जाए। ठीक है, तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा, ऑप्शन ए। जम्बू घोड़ा वन्यजीव अभयारण्य या भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्बू घोड़ा वन्यजीव अभयारण्य या गुजरात में स्थित है जम्बू घोड़ा वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, और हाल ही में गुजरात राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा गुजरात राज्य खनिज विकास निगम के उस प्रस्ताव को टाल दिया है जिसमें पंचमहल जिले के जम्बू घोड़ा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र जो इको सेंसिटिव जोन है, यहाँ पे मैग्नीज डंप को हटाने के लिए अधिक भूमि मांगी गई थी। ठीक है, तो इसको क्या कर दिया गया? मना कर दिया गया। सही आंसर सी हो जाएगा। यह चर्चा में था तो क्वेश्चन इससे बन सकता है। SO2, NO2 और NH3 उपर्युक्त प्रदूषकों में से कितने राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI के तहत निगरानी की जाती है? किन प्रदूषकों की निगरानी इसके अंतर्गत की जाती है? फूड के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। सभी तीनों, इन तीनों की निगरानी की जाती है। ठीक है, तो सी सही हो जाएगा। पेड़ों की पत्तियों में क्लोरोसिस और नेक्रोसिस रोग जो होता है किसके कारण होता है? इसके कारण होता है, यह जो है स्मॉग के कारण होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, पत्तियों में क्लोरोसिस और नेक्रोसिस रोग होता है स्मॉग की वजह से। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? सोयाबीन। सोयाबीन में जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं उनका नाम है राइजोबियम जैपोनिकम। जो जलीय फर्न में पाया जाता है जीवाणु उसे एनाबिना एजोला कहा जाता है, और लूसर्न में राइजोबियम मेलिलोथी पाया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ए है, अर्थात तीनों विकल्प सही हो जाएगा। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु राइजोबियम जैपोनिकम है, जलीय फर्न में एनाबिना एजोली और लूसर्न में राइजोबियम मेलिलोथी। सही आंसर ए हो जाएगा। स्वच्छ विकास युक्ति सीडीएम UNFCCC के क्योटो प्रोटोकॉल की धारा किसके अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है? स्वच्छ विकास युक्ति का उल्लेख किस धारा के अंतर्गत किया गया? क्योटो प्रोटोकॉल के धारा 11, 12, 13 या फिर 14? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। धारा 12 के अंतर्गत इसका उल्लेख मिलता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग अर्नीज नेस ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम AG टॉन्सले ने, पारिस्थितिकी का प्रयोग सर्वप्रथम G टेलर ने, और पारिस्थितिकी नीचे या फिर आला का प्रयोग
ग्रीनेल ने। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हैकेल ने किया था, ठीक है, अर्नेस्ट हैकेल ने, ठीक। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था सर्वप्रथम? इसका जो सही आंसर रेडी हो जाएगा क्रिश्चियन आरस्टेड द्वारा सर्वप्रथम चुंबकीय प्रभाव की खोज की गई थी। सही आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश सरकार की पर्यटन विकास से संबंधित योजना है? पेइंग गेस्ट योजना, इनक्रेडिबल इंडिया वेड एंड ब्रेकफास्ट योजना, डिस्कवर योर रूट्स योजना। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर डी है। ये सभी जो है भारत में पर्यटन विकास से संबंधित योजनाएं हैं। सही आंसर इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही है, ठीक है। जिसमें अगर हम बात करें पेइंग गेस्ट योजना की जो शुरुआत की गई थी 1994 में, इनक्रेडिबल इंडिया वेड एंड ब्रेकफास्ट की शुरुआत की गई थी 2008 में। डिस्कवरी और रूट्स की शुरुआत की गई थी कब? डिस्कवरी और रूट्स की जो शुरुआत है यह जो है भारतीय मूल के जो विदेशी भारतीय पूर्वज हैं इनकी खोज के लिए इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो जो सही आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। टैडपोल का वयस्क रूप में विकसित होकर के मेढक बनना, इसको क्या कहा जाता है? मुकुलन, कायांतरण, भ्रूण परिवर्धन या फिर कायिक जनन। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, इसे कायांतरण कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, इसे कायांतरण कहा जाता है। स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म यह किस संस्था के कार्यों के बारे में हमेशा चर्चा में बना रहता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, विश्व व्यापार संगठन WTO, विश्व बैंक या फिर एशिया अवसंरचना निवेश बैंक। कौन सा विकल्प इसका सही है? सेफगार्ड की जो है यह विश्व WTO से संबंधित है, ठीक है, स्पेशल सेफगार्ड WTO से संबंधित है, ठीक। और इसके कार्यों के संदर्भ में चर्चा में रहता है। विशेष उत्पादों की अवधारणा के अतिरिक्त यह विकासशील देशों का एक सुरक्षा उपाय है, ठीक है, सुरक्षा कवच भी इसे कहा जा सकता है। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। फूमडी से आप क्या समझते हैं? फूमडी से आप क्या समझते हैं? इसे कहा जाता है, फूमडी जो है जो लोकटक झील में तैरने वाले द्वीप पाए जाते हैं जिन पर घरों का निर्माण किया जाता है, उन्हें ही फूमडीज कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन बी। और लोकटक झील है कहाँ पे? मणिपुर में लोकटक झील है, ये भी याद रखिएगा, मणिपुर में, ऑप्शन बी। कुडप्पा क्रम की जो चट्टान, इसके बारे में कौन सा विकल्प गलत है? इसका निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण से हुआ है। यह चूना पत्थर, संगमरमर और एस्बेस्टस आदि के लिए प्रसिद्ध है। इनकी संरचना में सूक्ष्म जीवाश्मों के प्रमाण मिले हैं। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। इनकी संरचना में सूक्ष्म जीवाश्मों के प्रमाण मिले, या गलत है, ठीक है, यह आपका गलत हो जाएगा। सूक्ष्म जीवाश्मों के जो प्रमाण हैं वो विंध्यन क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं, विंध्यन क्रम की चट्टानों में, ठीक है। और इसका क्रम पूछ लेता है लगाने के लिए क्रम से, ठीक है। तो पहले नंबर पे आता है आपका आर्कियन, पहले नंबर पे आर्कियन आ जाएगा, आर्कियन धारवाड़। उसके बाद आपका कुडप्पा आ जाएगा, कुडप्पा। आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन। उसके बाद आ जाएगा आपका गोंडवाना, ठीक है, गोंडवाना। फिर आ जाएगा गोंडवाना के बाद आ जाएगा आपका टर्सियरी। फिर आ जाएगा आपका क्वाटर्नरी। क्वाटर्नरी, ठीक है। आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, टर्सरी, क्वाटर्नरी, ठीक है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये इनका क्रम है, ठीक है, ये पहले नंबर पे आ जाएगा, ये दूसरे नंबर पे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे और सतवें, ठीक है। निम्नलिखित उम्र में से कौन सा विकल्प सही सुमिलित नहीं है? कुछ बागवानी फसल दिया गया और किस्म, जैसे आम की फसल है अर्का उदय, अमरूद का अर्का किरण, अनार का अर्का निकिता और केला का अर्का वैभव। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो डी हो जाएगा। केला की प्रजाति अर्का वैभव नहीं है। अर्का वैभव यह रजनीगंधा की एक किस्म है, ठीक है। अर्का वैभव रजनीगंधा की एक किस्म है, न कि केला की। तो सही आंसर डी हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश का प्रमुख आंवला उत्पादक जिला है प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश में देश के कुल आंवला उत्पादन का 60% से अधिक का उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश में होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है, ऑप्शन सी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित किया। चांदी उत्पादन में प्रमुख जो राज्य है वो कौन सा है? चांदी उत्पादन के लिए जाना जाता है राजस्थान को। तांबा उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश का मलाजखंड और बैलाडीला खान है, ठीक है। बॉक्साइट उत्पादन के लिए आपका उड़ीसा, और चूना पत्थर के लिए आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर भी हो जाएगा 3, 1, 2, 4। फर्टिगेशन का मतलब क्या होता है? फर्टिगेशन का मतलब क्या होता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, जल के द्वारा उर्वरक प्रदान करने की जो विधि है इसको फर्टिगेशन कहा जाता है, ठीक है। जल द्वारा उर्वरक प्रदान करने की विधि को फर्टिगेशन कहा जाता है। तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सौर विकिरण के लिए अपारदर्शी लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए पारदर्शी माध्यम का कार्य करता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला सही है, दूसरा गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, ये बात बिल्कुल ठीक है। यह सौर विकिरण के लिए अपारदर्शी, ये गलत है। यह सौर विकिरण के लिए पारदर्शी, सौर विकिरण के लिए पारदर्शी माध्यम का कार्य करता था। सौर विकिरण जो धरातल पर अर्थात पृथ्वी पर आते हैं यह आराम से आ जाते हैं और इनके लिए पारदर्शी माध्यम का कार्य करता है। लेकिन यह पार्थिव विकिरण जो पृथ्वी से तरंगे वापस जाती हैं शाम के समय, ठीक है, इनके लिए यह अपारदर्शी माध्यम का कार्य करता है, ठीक है। और अपारदर्शी माध्यम का कार्य करता है जिस कारण ऊपर जो कार्बन डाइऑक्साइड की परत पाई जाती है, पार्थिव विकिरण के रूप में जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है शाम के समय, यह कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस की जो परत पाई जाती है इससे टकरा करके वायुमंडल से पुनः वापस आ जाते हैं पृथ्वी पर। और जब यह वापस पृथ्वी पर आते हैं तो हमें रात में तापमान अधिक महसूस होता है, उमस टाइप की होती है और लगता है जैसे है कि अभी भी हीट वेव टाइप का गर्मी महसूस हो रही है, ठीक है। तो पहला आपका सही हो जाएगा लेकिन दूसरा गलत है, ठीक है, ऑप्शन सी। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। लाल मृदा में किसकी फसल या किसका उत्पादन होता है? लाल मृदा में मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। काली मृदा में मुख्य रूप से उत्पादन होता है कपास का और इसे कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। लैटेराइट मृदा में उत्पादन किया जाता है कॉफी का और जलोढ़ मृदा में गन्ना का। इसका जो सही आंसर है बी हो जाएगा, 2, 1, 4, 3। मनुष्य की लार में जो एंजाइम्स हैं कितना प्रतिशत पाया जाता है? मनुष्य की लार में एंजाइम्स लगभग 1%, 99% जल होता है और 1% एंजाइम्स होता है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस एक को जल में रखा जाता है? सोडियम ब्रोमीन, लाल फास्फोरस या फिर श्वेत फास्फोरस? किसको जल में रखा जाता है? इसका जो सही आंसर डी हो जाएगा, श्वेत फास्फोरस को जल में रखा जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में देखिए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में देखिए। इसकी स्थापना किया गया था 2005 में। 2005 में इसका स्थापना किया गया था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। यह गृह मंत्रालय की एक एजेंसी है और 12 से अधिक सदस्य हो सकते हैं, मतलब इसमें जो अधिकतम सदस्य हैं वो 12 हो सकते हैं। कौन सा विकल्प इसका बताना है, सही नहीं है। इसका जो सही आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही है, ठीक। देखिए इसमें अगर हम बात करें, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का स्थापना 2005 में किया गया था और भारत सरकार के एक कार्यकारी आदेश द्वारा इसका स्थापना किया गया था। 2006 में अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित किया गया था इसे। इसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम इसमें 9 सदस्य हो सकते हैं, 12 नहीं, ठीक है, 9 सदस्य हो सकते हैं और प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। तो डी गलत हो जाएगा, बाकी विकल्प सही है। कौन इसमें से सही सम्मिलित नहीं है? कुछ संस्थान और मुख्यालय दिया गया है। एनएचपीसी का मुख्यालय फरीदाबाद में है, एनटीपीसी का नई दिल्ली में, ओएनजीसी का देहरादून में और आईओसी का गांधीनगर में। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, आईओसी। आईओसी का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। आईओसी का मुख्यालय है नई दिल्ली में, ठीक है, तो सही आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ के बारे में देखिए। इसका स्थापना कब किया गया था? अक्टूबर 1980, अक्टूबर 1958, जुलाई 1982 या फिर जून 1960। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ का स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना किया गया था अक्टूबर 1958 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? मूसा खांड बांध कर्मनाशा नदी पर बनाया गया है, सुकमा डुकमा बांध बेतवा नदी पर, परीक्षा बांध बेतवा और गोविंद सागर रामगंगा नदी पर। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। गोविंद सागर बांध का जो निर्माण है यह शाहजाद नदी पर किया गया है, ठीक है। किस नदी पर किया गया है? यह किया गया है शाहजाद नदी पर।
ठीक है, डी गलत है। बिजनौर से गंगा नदी, बिजनौर से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। कानपुर गंगा नदी के दाएं तट पर स्थित है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में बृहद चाप का निर्माण करती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर डी है। तीनों विकल्प सही हो जाएंगे, तीनों विकल्प इसका सही है। ठीक है, तीनों विकल्प सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में स्थित निम्नलिखित वन्यजीव विहारों को उनकी स्थापना के कालक्रम में व्यवस्थित करना है। स्थापना के कालक्रम में व्यवस्थित करना है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, इसका स्थापना कब किया गया था? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार का स्थापना हुआ था 1957 में, 1957 में। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, इसका स्थापना किया गया था 1958 में, 1958 नहीं है, इसका स्थापना हुआ था 1986 में। ठीक है, 1986। रानीपुर वन्यजीव विहार का स्थापना 1977 में हुआ था, 1977। किशनपुर वन्यजीव विहार, इसका स्थापना 1972 में किया गया था, 1972 में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका 1432 ए हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित नगरों में से किसकी जनसंख्या सबसे कम है? लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद या फिर आगरा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आगरा की। आगरा की जनसंख्या सबसे कम है। चौक द्वारा ब्लैक बोर्ड पर लिखना संभव होता है आसंजक बल द्वारा, ससंजक बल द्वारा, प्रतिबल के कारण या फिर अंतरा आणविक बल द्वारा? इसका सही आंसर हो जाएगा आसंजक बल द्वारा। ठीक है, आसंजक बल द्वारा। देखिए, भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य कार्य करने वाले आकर्षक बल को आसंजक बल कहा जाता है और इसी के माध्यम से चाक द्वारा ब्लैक बोर्ड पर लिखना संभव हो पाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य को 2023 के लिए जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, यह उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? अयोध्या, चित्रकूट, वाराणसी या फिर मथुरा? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्रकूट से इनका संबंध है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक की उपस्थिति का पता निम्नलिखित में से किसके द्वारा लगाया जाता है? गाइगर गणक द्वारा, प्रस्फुरण गणक, गीजर मूलर ट्यूब या फिर आयनीकरण सेल द्वारा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रस्फुरण गणक द्वारा। ठीक है, प्रस्फुरण गणक द्वारा सही आंसर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। बीमा नियामक विकास प्राधिकरण इरडा का जो स्थापना किया गया था किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? इरडा का जो स्थापना है वो मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर हुआ था, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो गठन है 2000 ईस्वी में हुआ था, 2000 ईस्वी में मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य पॉलिसी धारक के हितों की रक्षा करना और बीमा उद्योग का क्रमबद्ध नियमन, संवर्धन और उसका संबंधित आकस्मिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करना, और जो इसके उपयोगकर्ता हैं या कह सकते हैं जो ग्राहक हैं, इनके जो विवाद हैं उनका समाधान करना और उनको विशेष अवसर उपलब्ध कराने के साथ साथ सभी जो इसके बारे में प्रावधान है उससे क्या करना? सूचित करना। ठीक है, ऑप्शन डी। और इसके मुख्यालय की अगर हम बात करें, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका जो मुख्यालय है हैदराबाद में है, ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन इसमें से सम्मिलित नहीं है? प्रश्नकाल या संसद का पहला घंटा होता है, शून्यकाल, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय, तारांकित प्रश्न के बाद पूरक प्रश्न नहीं पूछा जाता है और अतारांकित प्रश्न के बाद लिखित रिपोर्ट आवश्यक है। अतारांकित प्रश्न के लिए लिखित रिपोर्ट आवश्यक है। कौन सा विकल्प इसमें गलत है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। तारांकित प्रश्न के संदर्भ में पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। भारत में निर्धनता की माप हेतु प्रयोग किए जाने वाली जो पद्धति है, सापेक्ष, निरपेक्ष, उपरोक्त में से दोनों या फिर कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर बी हो जाएगा, निरपेक्ष पद्धति का या निरपेक्ष प्रतिमान का उपयोग किया जाता है। ठीक है, भारत में निर्धनता मापने के लिए, और इसके अंतर्गत न्यूनतम पोषण आवश्यकताओं तथा न्यूनतम उपभोग व्यय स्तर को ज्ञात किया जाता है। इस प्रतिमान का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था FAO द्वारा किया गया था 1945 में। ठीक, 1945 में किया गया था, याद रखिएगा, सबसे पहले इसका प्रयोग। ठीक, और इसमें गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। इसे हेड काउंट रेशियो भी कहा जाता है। ठीक है, इसे जो है हेड काउंट रेशियो भी कहा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 1857 की क्रांति के बारे में देखिए, इसके जो नेतृत्व करता है और स्थान दिया गया उसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? गोरखपुर में इसका नेतृत्व गजोधर सिंह ने किया था, मेरठ में कदम सिंह ने, सुल्तानपुर में शहीद सिंह ने और मथुरा में नवाब तफज्जुल हुसैन ने। कौन सा विकल्प इसमें गलत है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। मथुरा में 1857 का जो नेतृत्व है वो देवी सिंह ने किया था। ठीक है, देवी सिंह द्वारा किया गया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी नवाब तफज्जुल हुसैन द्वारा जो नेतृत्व किया गया था
वो फर्रुखाबाद में किया गया था। ठीक है, कहाँ किया गया था? फर्रुखाबाद में। ठीक, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मैदानी नदी नहीं है? गोमती, वरुणा, पांडु या फिर नारायणी। कौन इसमें से मैदानी नदी नहीं है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, नारायणी। नारायणी की बात करें तो यह गंडक नदी के रूप में इसे जाना जाता है। इसका उद्गम हिमालय से होता है और यानी नेपाल से निकल करके उत्तर भारत में प्रवेश करती है और यह उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा भी बनाती है। ठीक है, बाकी वरुणा नदी या गंगा की सहायक नदी है और यह प्रयागराज उत्तर प्रदेश जिले के फूलपुर नामक स्थान से इसका उद्गम होता है और यह वाराणसी के सराय मोहाना में गंगा में मिल जाती है। पांडु नदी की बात करें, पांडु नदी उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से निकलती है और यह फतेहपुर में गंगा मिल जाती है और पीलीभीत जो कि आपके फुलहर झील से इसका उद्गम होता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, आवास और कृषि, कितने क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र ऋण के अंतर्गत आते हैं? मतलब प्राथमिकता क्षेत्र के जो ऋण हैं जिसके अंतर्गत दिया जाता है, इनमें से कौन कौन से क्षेत्र आते हैं इसके अंतर्गत? फुट के हिसाब से बताइए। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। सभी क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन गरीबी और साझा समृद्धि रिपोर्ट प्रकाशित करता है? IMF, UNDP, कंसर्न वर्ल्ड वाइड या फिर विश्व बैंक। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, विश्व बैंक द्वारा इस रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। ठीक है, गरीबी और साझा समृद्धि रिपोर्ट का प्रकाशन होता है विश्व बैंक द्वारा। सही आंसर इसका डी है। पोषणीय उपभोक्ता तथा उत्पादन, पोषणीय उपभोक्ता तथा उत्पादन, इसका उल्लेख या फिर इसका जो संबंध है किस गोल से है? SDG गोल किस नंबर से है ये आपको बताना है। ठीक है, इसका सही आंसर भी हो जाएगा 12 में जो है पोषणीय उपभोग तथा उत्पादन या फिर इसमें रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन की बात की गई है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है। बाकी अगर हम बात करें जो SDG गोल आपका 4 है यह क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है। SDG गोल जो आपका 11 है यह सस्टेनेबल, यह जो है सस्टेनेबल इकोनॉमिक्स एंड डिसेंट वर्क की बात करता है। बाकी जो आपका SDG गोल 9 है यह इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है। ठीक है, इसका सही आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। शुद्ध घरेलू उत्पाद के बारे में देखिए कौन सा विकल्प सही है? शुद्ध घरेलू उत्पाद के बारे में, शुद्ध घरेलू उत्पाद हमेशा उस वर्ष की GDP से कम होता है, यह बात सही है। बाकी विकल्प आपके गलत जाएंगे। जो शुद्ध घरेलू उत्पाद है यह हमेशा GDP से कम होता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, यह जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसके पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अवस्फीति के कारणों में से कौन एक शामिल नहीं है? आपूर्ति के सापेक्ष मांग में अधिक, मांग के सापेक्ष आपूर्ति में अधिक, उत्पादकों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा, सरकार द्वारा टैक्स हॉलीडे की घोषणा। कौन सा विकल्प इसका गलत सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपूर्ति के सापेक्ष मांग में अधिक का नहीं होती है। अगर ये कंडीशन होता है कि आपूर्ति कम हो रहा है मांग अधिक हो रही है तो मुद्रास्फीति को इंडिकेट करता। इसमें क्या है? अवस्फीति की बात कर रहा है, इसमें उत्पादन तो अधिक हो रहा है लेकिन मांग धीरे धीरे नीचे आ रहा है। इसको जो है पुनः मांग को जीवित करने के लिए सरकार द्वारा क्या किया जाएगा? सरकार द्वारा टैक्स हॉलीडे किया जाएगा। मतलब टैक्स कुछ समय के लिए बिल्कुल टैक्स को समाप्त कर दिया जाएगा जिससे लोगों के पास पैसे बचें और लोग जो है खरीदारी करें, लोग जो है कंज्यूम करें। ठीक है, जिससे कि इकोनॉमी को पुनः जो है जीवित किया जा सके, मतलब गति प्रदान किया जा सके। ठीक है, मांग के सापेक्ष आपूर्ति अधिक हो जाएगा, जाहिर सी बात है इसमें मांग कम होगा आपूर्ति अधिक हो जाएगी। उत्पादकों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगा, बिल्कुल देखने को मिलेगा। मांग कम हो जाएगा तो जो अपने सामानों को कम करके बेचने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। कोई 10 में बेच रहा है, सामने वाला 9 में बेचेगा, उसके बाद कोई 8 में बेचेगा और इसके बाद एक समय के बाद इनको भी नुकसान होने लगता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सही आंसर ए हो जाएगा इसका। ठीक, मुद्रा स्कीम का प्रारंभ कब किया गया था? मुद्रा स्कीम का जो प्रारंभ किया गया था यह किया गया था 2015 में। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और इसी के अंतर्गत मुद्रा को 3 भागों में बांटा गया, शिशु, किशोर, तरुण। ठीक है, शिशु के अंतर्गत 50,000 रुपये तक, किशोर के अंतर्गत जो ऋण है वो 50,000 से 5 लाख रुपए तक दिया जा सकता है और तरुण के अंतर्गत 5 लाख से 10 लाख तक। सही आंसर क्या हो जाएगा अभी? निम्नलिखित में से कौन सी एक परिभाषिका शब्दावली वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सरकार को उधार दिए जाने से संबंधित है? कैश क्रेडिट रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये देखिए CRR, ये SLR और डेब्ट सर्विस ऑब्लिगेशन। डेब्ट सर्विस ऑब्लिगेशन, ठीक, डेब्ट सर्विस ऑब्लिगेशन और बैंक रेट। बैंक रेट, इसमें से आपको बताना है कौन जो है वाणिज्यिक बैंक द्वारा सरकार को उधार दिए जाने के संबंध में सही है। इसका सही आंसर भी हो जाएगा SLR। ठीक है, ऑप्शन बी, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्योंकि SLR मान लीजिए RBI द्वारा SLR निर्धारण किया गया कितना? 4%। तो बैंक क्या करते हैं कि SLR के रूप में नगद को रखने में कम वरीयता देते हैं और इनके द्वारा जो SLR के रूप में रखा जाता है
वह सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में एसएलआर रखा जाता है। ठीक है, सरकारी जो प्रतिभूति होती है इस रूप में रखा जाता है एसएलआर को। ठीक है, और सरकारी प्रतिभूति के बदले में जो पैसा जाता है कहाँ के जाता है, सरकार के पास जाता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लाइकेन के बारे में देखिए, लाइकेन वायु प्रदूषक के संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है इसका, और यह उस स्थान पे अधिक पाई जाती है जहाँ पे वायु प्रदूषण होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा, इसका सही आंसर ये है, पहला सही दूसरा गलत। दूसरा गलत क्यों है, क्योंकि लाइकेन उन स्थानों पर बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं जहाँ पर वायु प्रदूषण रहता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, इसकी वजह क्या है, इसका वजह है कि भाप की जो गुप्त ऊष्मा है वह गर्म जल से अधिक होती है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन एक वाटर गैस का प्रमुख घटक है, वाटर गैस का प्रमुख घटक क्या है, वाटर गैस का प्रमुख घटक है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, या वाटर गैस का प्रमुख घटक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए मीथेन और इथेन की बात करें, मीथेन और इथेन जो है यह आपके सीएनजी का प्रमुख घटक है, सीएनजी का। ब्यूटेन और प्रोपेन यह एलपीजी का प्रमुख घटक है, एलपीजी का। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन यह प्रोड्यूसर गैस का, प्रोड्यूसर गैस का प्रमुख घटक है। ठीक, इसका जो सही आंसर वो डी हो जाएगा, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी का मान कितना होता है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी का मान कितना होता है, इसका मान होता है 9.46 गुणे 10 पावर 15 मीटर। ऑप्शन बी 9.46 गुणे 10 पावर 15 मीटर होता है। प्रकाश के निम्नलिखित में से किस एक गुण की व्याख्या उसकी प्रकृति को तरंग मानकर नहीं किया जा सकता, व्यतिकरण, विवर्तन, परावर्तन या फिर प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से आपके रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू है, मैं आंसर बता रहा हूँ, बाकी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 109, इसका सही आंसर डी हो जाएगा 15। ठीक है, देखिए 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, एक ये पूरा है। ठीक है, और 1 2 3 और एक पूरा, ये 4 हो गया, और यह एक है। ठीक है, तो 3 6 9 1 10 हो गया, 10 4 14, 14 1 15। ठीक, सही आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 110, इसका जो सही आंसर वो आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111, इसका सही आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 111 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 112 का सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 113, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 114, क्वेश्चन नंबर 114 का सही आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 115, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, इसका जो सही आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर आपका 117, क्वेश्चन नंबर 117, क्वेश्चन नंबर 117 का सही आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 118, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119, इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी, ऑप्शन बी। और यहाँ से जो है क्वेश्चन नंबर 120, इसका जो सही आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आपके जो फरवरी 2025 के करंट अफेयर हैं वो शुरू होते हैं। फरवरी 2025 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 जारी किया गया, और इस सूचकांक में भारत को 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा, इसका सही आंसर भी हो जाएगा। दूसरा सही पहला गलत है। ठीक है, दूसरा सही पहला गलत है, क्योंकि जो जोखिम सूचकांक, जो जलवायु जोखिम सूचकांक जारी किया जाता है यह यूएनईपी द्वारा नहीं बल्कि जर्मन वॉच द्वारा किया जाता है। ठीक है, जर्मन वॉच द्वारा, तो पहला गलत है, दूसरा सही है। फरवरी 2024 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारा या भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 में भारत किस नंबर पे, इसमें भारत को रखा गया है 96वें नंबर पे है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, भ्रष्टाचार के मामले में भारत 96वें नंबर पे है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फरवरी 2025 में निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देश में किस एक ने तेल उत्पादक निर्यातक देश जो ओपेक समूह है, ओपेक प्लस, इसमें शामिल होने का निर्णय लिया है। किसके द्वारा निर्णय लिया गया है, ब्राजील द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रोजेक्ट वाटर वर्थ के बारे में देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा की सबसे, यह मेटा की सी केबल प्रणाली योजना है,
इस योजना को 2030 तक शुरू होने की संभावना है और यह परियोजना भारत सहित कुल 4 महाद्वीपों को जोड़ेगा। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा सही, तीसरा गलत है, तीसरा गलत है। ठीक है, देखिए प्रोजेक्ट वाटर वर्थ की बात करें, यह अमेरिका, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया सहित कुल 5 महाद्वीपों को जोड़ेगा, न कि 4 महाद्वीप को। ठीक है, 5 महाद्वीपों को। ठीक है, पहला दूसरा सही है। फरवरी 2025 में क्वांटम कंप्यूटिंग में क्रांति लाने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसके द्वारा मेजरॉन फर्स्ट नामक एक चिप लॉन्च किया गया है? मेजरॉन फर्स्ट नामक चिप लॉन्च किया माइक्रोसॉफ्ट ने। फरवरी 2025 में विश्व का अग्रणी जैविक व्यापार मेला जो आपका बायोफेच है, इसका बायोफेच 2025, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? बायोफेच इसका जो आयोजन किया गया था वो न्यूरेमबर्ग जर्मनी में किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूरेमबर्ग जर्मनी में। फरवरी 2025 में निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला को पर्यावरण क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए प्रसिद्ध टाइम पत्रिका द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है पूर्णिमा देवी बर्मन को और यह कहाँ की है? यह आपकी असम की पर्यावरणविद है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। गुजरात सरकार द्वारा एन प्राउड नामक भारत का पहला सरकार प्रेरित पहल की शुरुआत की गई है। यह पहल समाप्त हो चुकी अनुपयोगी दवाओं के सुरक्षित संग्रहण और निपटान पर केंद्रित है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है, क्योंकि यह गुजरात सरकार द्वारा इसकी शुरुआत नहीं की गई है। ठीक है, इस पहल की जो शुरुआत की गई है वो केरल सरकार द्वारा की गई है। ठीक है, केरल सरकार द्वारा, तो याद रखिएगा। फरवरी 2025 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नए आयकर विधेयक की जांच करने के लिए 31 सदस्यीय समिति का एक प्रवर समिति का गठन किया है। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया है? बनाया गया है वैजयंत पांडा को। ऑप्शन ए हो जाएगा, वैजयंत पांडा को। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। काश पटेल, इन्हें FBI का निदेशक बनाया गया है। काश पटेल को शक्तिकांत दास जो है इन्हें प्रधानमंत्री सचिव 2 मतलब प्रधानमंत्री का जो दूसरे सचिव में बनाया गया है। ठीक है, शक्तिकांत दास को। और जो तुलसी गबार्ड हैं यह राष्ट्रीय खुफिया निदेशक अमेरिका की क्या है? प्रमुख हैं। अलेक्जेंडर लुकाशेंको या बेलारूस क्या है? बेलारूस के राष्ट्रपति हैं। सही आंसर इसका जो है वो आपका ए हो जाएगा, 4-1-2-3, 4-1-2-3। 8वें हिंद महासागर सम्मेलन 2025 के बारे में देखिए। फरवरी 2025 में इस सम्मेलन का आयोजन मस्कट, ओमान में किया गया था और इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सी, दोनों विकल्प सही हो जाएगा इसका। फरवरी 2025 में पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। यहाँ पे जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू हुआ था यह बताना है। इसका जो सही आंसर है वो सी हो जाएगा, अनुच्छेद 356 के तहत। फरवरी 2025 में चर्चित सूडान वायरस रोग के बारे में देखिए। अफ्रीकी देश सूडान में इस वायरस के प्रकोप की पुष्टि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा किया गया था। इसे रक्तस्रावी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर भी है, दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, पहला गलत है। देखिए WHO द्वारा फरवरी 2025 में सूडान वायरस रोग की जो पुष्टि की गई थी यह सूडान में नहीं की गई थी। कहाँ पे की गई है? इसकी पुष्टि की गई है युगांडा में। ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा बी। मत्स्य 6000 के बारे में देखिए। यह डीप ओशन मिशन के तहत विकसित मानव पनडुब्बी है। इसका विकास DRDO और रक्षा मंत्रालय ने मिल करके किया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें, इसका जो विकास है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के सहयोग से किया गया। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। फरवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा किस देश की महिला क्रिकेटर खिलाड़ी सोहली अख्तर को एंटी करप्शन कोड के तहत 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है? वो कौन महिला खिलाड़ी थी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश की थी। ठीक है, नाम क्या था? नाम था इसका सोहली अख्तर। फरवरी 2025 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, क्यूबा या फिर इजराइल? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ऑप्शन ए इसका सही है। फरवरी 2025 में AI एक्शन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? AI एक्शन शिखर सम्मेलन का आयोजन पेरिस, फ्रांस में हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी। फरवरी 2025 में निम्नलिखित में से किस देश ने कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य प्रबंधन को लेकर के गहरे मतभेदों के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से बाहर निकलने का निर्णय लिया है?
किसके द्वारा निर्णय लिया गया था? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, अर्जेंटीना द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी। फरवरी 2025 में भारतीय सेना द्वारा कोलकाता में स्थित अपने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम, पूर्वी कमान जो है फोर्ट विलियम, इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? इसका नाम बदल करके कर दिया गया विजय दुर्ग। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, कौन सा देश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट से हटने वाला पहला एस अमेरिकी देश बन गया है? लैटिन अमेरिकी देश फरवरी 2025 में। वो कौन सा देश है? इसका जो सही आंसर सी हो जाएगा, पनामा। ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, बाकी विकल्प जो है गलत हो जाएंगे। ठीक, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन जिसमें जीएस के हम लोग सेक्शन को कवर किए हैं। बाकी जो हिंदी वाला सेक्शन है इसको अगले वीडियो में कवर किया जाएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें। अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज जो है अच्छे से चलती रहे तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ जरूर शेयर कर दिया करें। बाकी किसी क्वेश्चन को लेकर के कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।